हाइंडगट में सबसे पहले तो जो होती है एक कोलाइका होती है। कोलाइका क्या होती है? जो टर्मिनल पार्ट होता है हाइंडगट का, और ये एंडोडर्म लाइन्ड होता है, इसको बोलते हैं कोलाइका। कोलाइका क्या करती है कि 7th वीक के अंदर ये डिवाइड करती है और बना देती है यूरोरेक्टल सेप्टम। यूरोरेक्टल सेप्टम आगे जाके जो है वो दो पोर्शंस बनाता है, एक यूरोजेनिटल साइनस बनाता है और एक एनोरेक्टल कैनाल बनाता है। यूरोजेनिटल साइनस ने आगे जो है वो जेनिटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम बना देना है, और जो एनोरेक्टल कैनाल है उसने आगे जाके वो बनानी है, एनल कैनाल बनानी है। एनल कैनाल में कुछ इस तरह से होता है कि जो उसका अपर 2/3 होता है वो हाइंडगट से आता है, यानी कि एंडोडर्म से आता है, और जो लोअर 1/3 होता है ना वो प्रोक्टोडियम, जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं, वहाँ से आता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एनल कैनाल होती है ना, यहाँ पर एक पैक्टिनेट लाइन होती है, और यहाँ पे एनल कॉलम्स पड़े होते हैं, और नीचे जो होती है वो एक छोटी सी वाइट लाइन होती है। तो जो पैक्टिनेट लाइन होती है ना, ये मार्क होता है, ये जंक्शन होता है। इससे ऊपर ऊपर जो होती है वो हाइंडगट होती है, और इससे नीचे नीचे जो होती है वो एक्टोडर्म होती है। बाकी एनल कैनाल का मैंने बताया कि इसके जो है वो दो इसका जो पोर्शन है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों बना रहे होते हैं। जो एपिथेलियम होता है इसका, एंडोडर्म जो बनाती है वो सिंपल कोलमनर होता है, और एक्टोडर्म जो बनाती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस स्टोन केराटिनाइज या फिर केराटिनाइज होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन होती है, जिसके ऊपर ऊपर जो है वो हाइंडगट होती है, और नीचे जो है वो एक्टोडर्म होती है। इसके नीचे ही जो है वो एक वाइट लाइन पड़ी होती है। वाइट लाइन पर क्या होता है, वाइट लाइन क्यों कहते हैं इसको? जो इस वाइट लाइन का ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड होती है, और इसके बाद जो है वो एपिथेलियम जब एनस पर आती है तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड बन जाती है। इसके अलावा जो स्प्लैंक्टिक मेसेंकाइम है वो बना देगा मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। जो एनल कैनाल का सुपीरियर 2/3 था वो एंडोडर्मल पार्ट ऑफ द हाइंडगट से आ रहा था। इसको सप्लाई किया करेगा सुपीरियर है ना, तो सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करना है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और वेन ने, और ये ब्रांचेस हैं इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी की और वेन की। नर्व सप्लाई जो होती है वो ऑटोनॉमिक होती है। इसी वजह से जो है ना, जो हेमराइड्स होते हैं सुपीरियर 2/3 में वो पेनलेस होते हैं, जो यानी कि इंटरनल हेमराइड्स होते हैं। लिम्फेटिक जो होती है वो इसकी इन्फीरियर मीजेंटेरिक लिम्फ नोड्स में जाती हैं। जो एनल कैनाल का इन्फीरियर 1/3 है वो आ रहा था एक्टोडर्म ऑफ द प्रोक्टोडियम से। तो ये एक्टोडर्म पार्ट से आ रहा है, और इन्फीरियर पोर्शन जो है वो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी और वेन से सप्लाई होगा, और जो कि इंटरनल प्यूडेंडियल आर्टरी और वेन की जो है वो ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा जो लिम्फेटिक्स हैं वो जाएंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। इसकी नर्व सप्लाई जो इन्फीरियर एंड की है वो है इन्फीरियर रेक्टल नर्व। इन्फीरियर एंड के आपने याद रखनी है, ये भूल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इन्फीरियर की इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है, और इन्फीरियर रेक्टल वेन है, और इन्फीरियर रेक्टल ही नर्व भी है। इन्फीरियर रेक्टल नर्व्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं पेन के, टेम्परेचर के, टच के, प्रेशर की। इसी वजह से जो हेमराइड्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं। जबकि हमने सुपीरियर 2/3 पार्ट में पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है, और ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई सिर्फ जो है वो सेंसिटिव होती है स्ट्रेच के। बाकी उस पे पेन का, टेम्परेचर का, टच का, बाकी इनसे इंडिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से जो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं वो पेनफुल नहीं होते, और जो एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं। एनॉमलीज़ में एक होती है एनोरेक्टल एजेनेसिस। एनोरेक्टल एजेनेसिस में क्या होता है, ये जो है वो सबसे कॉमन डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है। इसमें क्या होगा, जो रेक्टम होगी ना वो ब्लाइंडली एंड होगी, या तो फिस्टुला बन जाएगा, रेक्टोवेजाइकल बन जाएगा, रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टुला बन जाएगा, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बन जाएगा। इसका कॉजेज़ क्या होते हैं, या तो इनकम्प्लीट सेपरेशन हुई होती है कोलाइका की फ्रॉम यूरोजेनिटल साइनस, या और मेल्स में जो होता है वो मिकोनियम ऑब्जर्व्ड होता है यूरिन के अंदर। इसके बाद कंजेनिटल मेगाकोलोन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं गट वॉल के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा कि रेक्टम इन्वॉल्व होता है कुछ केसेस में, और इसका कॉज ये हो सकता है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे ना, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे वो बना रहे थे गैंग्लिया सारे। तो ये भी हो सकता है कि फेलियर हो गया हो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का, और वो माइग्रेट ना हो पाए इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो कंजेनिटल मेगाकोलोन हो जाए। और साथ में जो होगा वो रिटेंशन ऑफ द फीकल मटेरियल हो जाएगी, पेरिस्टासिस नहीं हो रहा होगा गट के अंदर।